पूर्व विधायक और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के बीच विवाद का अध्याय बंद होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच लड़ाई पर्सनल भी है और पॉलिटिकल भी, लेकिन नुकसान हो रहा है बीजेपी का, क्योंकि कैडर और लीडरशिप दोनों को ये अदावत पसंद नहीं आ रही। और अब तो पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच की मांग कर दी है। चिट्ठी इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि संगीत सोम ने संजीव बालियान पर ऑस्ट्रेलिया में जमीनों की खरीद फरोख्त का गंभीर आरोप लगाया है। संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच की लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है, लेकिन इस चुनाव में इस लड़ाई ने सारी हदें पार कर दी। चुनाव में हार के बाद संगीत सोम की ओर से तमाम सारे आरोप लगाए गए कि संजीव बालियान ने अवैध प्रॉपर्टी खरीदी है और ये प्रॉपर्टी ऑस्ट्रेलिया में खरीदी है, और कुछ लोगों के नाम भी लिए गए। जब ये आरोप सामने आए तो संजीव बालियान भी खुल करके सामने आए। उन्होंने इसके पीछे षड्यंत्र कहा और इसी श्रृंखला में उन्होंने एक चिट्ठी भी लिख दी। ये चिट्ठी लिखी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, और इस चिट्ठी में उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की, और बड़ी बात ये भी कही ताकि जो पीछे षड्यंत्रकारी हैं उनका भी पर्दाफाश हो सके। तो संगीत सोम के पीछे कौन है, संजीव बालियान की इस चिट्ठी से एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो गया। बड़ी मुश्किल से बीजेपी ने पश्चिम यूपी में जगह बनाई है। जाटलैंड में वोट की सेंधमारी की थी। 2014, 2017, 2019 और 2022 के नतीजे गवाह थे कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी का वर्चस्व है, लेकिन 4 जून के नतीजों ने पार्टी और वोटर्स के बीच की सारी केमिस्ट्री फेल कर दी, जिसके बाद से पश्चिमी यूपी के 2 बड़े चेहरे एक दूसरे पर हमलावर हैं। पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। हार के पीछे के षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करने की गुहार पार्टी की लीडरशिप से लगा रहे हैं। बात संस्कारों और जयचंद तक पहुंच गई। जैसे कि सब जानते हैं, हार का तो कोई भी मालिक नहीं होता, जीत के सब मालिक बन जाते हैं। यूपी में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह हार हुई है, इसलिए एक दूसरे के ऊपर लोग ब्लेम करते रहे हैं, और इसके पीछे जाति भी है। संगीत सोम दूसरी जाति से आते हैं और बालियान दूसरी जाति से आते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाना ज़रूरी लगता है, क्योंकि कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता कि उसकी वजह से हार या जीत हो सकती है। जीत जाए तो मैंने जीता है, हार जाए तो किसी और ने हराया है। यूपी के अंदर पार्टी में समन्वय नहीं था, नीचे लेवल पर लोग एक दूसरे से भिड़े हुए थे, और चुनाव क्योंकि वहाँ पर कैंडिडेट का जो हुआ था वो उसके अंदर वहाँ की लोकल पार्टी के हाथ में इतना नहीं था जितना कि केंद्रीय ने किया। इसलिए मेरे को लगता है कि यूपी की जो राजनीति है वो जातीय समीकरण का जो बात है वो बीजेपी के अंदर के बहुत घुस गई है। तो मैं ये नहीं समझता कि इसके बीच में सेंटर या केंद्र या राज्य में किसी प्रकार का मतभेद है, या अमित शाह और योगी जी के बीच में कोई मतभेद है। ये केवल हारने और जीतने वाले जो कि उनकी आपस में नहीं बनती, वो एक दूसरे की लड़ाई का ठीकरा सेंटर के ऊपर डालते चले जा रहे हैं। केंद्र और दिल्ली के बीच में सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ये जो सब कुछ खराब हुआ है ये सिर्फ 2024 के इस चुनाव में हुआ है। अगर आप योगी 1 सरकार की तरफ जाएंगे तो भी आप गौर करेंगे कि करीबन 150 विधायकों ने विधानसभा में धरना दिया था अपनी ही सरकार के खिलाफ। खरवार ने, सुरेंद्र सिंह ने बलिया में, इन सब लोगों ने सरकार के खिलाफ पत्र लिखे थे। तो ये टकराव लगातार चल रहा है। इसमें एक बानगी ये भी आती है कि जो टिकट बांटे गए उन टिकटों में सरकार का यानी उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ की एक भी सलाह नहीं ली गई। इसी को देखते हुए साफ तौर पर समझ में आता है कि एक लंबे समय से जो टकराव चल रहा था वो उत्तर प्रदेश में जो अभी लोकसभा चुनाव हुए उसके नतीजों ने उसका एक बुरा चित्र, एक फ्रेम ऐसा दिखाया है सरकार को, संगठन को, संघ को, जिससे साफ समझ में आ गया एक लंबे समय से चल रही खींचतान अब पार्टी का अंदरूनी मामला नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर केंद्र सरकार, संगठन और उत्तर प्रदेश के बीच चल रहा है। मुश्किल बीजेपी के सामने यह है कि जो पार्टी खुद को सबसे अनुशासित कहती है, वहां इन दो नेताओं की लड़ाई पर ब्रेक नहीं लग पा रहा। सवाल है कि डबल इंजन में क्या सब ठीक है? इस संगीत सोम और बालियान की लड़ाई 2027 तक क्या होगा, इन दोनों में पार्टी में रहेंगे या बदले जाएंगे, या इनका वर्चस्व बना रहेगा ये नहीं रहेगा। 3 साल पहले इसके बारे में चर्चा नहीं हो सकती कि बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है
उसकी अपना एक संगठन है, उनको अपनी समस्याओं को समाधान करने के अपने तरीके होते हैं। 2027 का ये कह सकते हैं कि उसके लिए परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में असेंबली सेगमेंट्स में पार्टी को नुकसान हुआ है, उसका असेसमेंट किया जा रहा है। परंतु मेरे को लगता है 2027 में क्या होगा इसके बारे में आज सोचना थोड़ा जल्दी होगी। बात सिर्फ संगीत सोम और संजीव बालियान की है ही नहीं, ये दोनों तो अलग अलग मंच पर आकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे हैं। अगर आप बांदा की तरफ चले जाएं तो वहां आर.के. पटेल और पूर्व विधायक भाजपा के आनंद शुक्ला के बीच में रार शुरू हो गई है। अगर राघव लखनपाल की तरफ चले जाएं तो वो भी आरोप लगा रहे हैं। इस तरीके के आरोपों को देखते हुए साफ तौर पर नजर आता है कि जब तक दिल्ली और लखनऊ के बीच में संबंध, रिश्ते ठीक नहीं होते, और ऐसे में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो जोड़ी जिस तरीके से उसने यूपी में अपनी जमीन फिर से खड़ी कर ली है और बड़ी बेहतरीन तरीके से खड़ी की है, उससे देखकर साफ तौर पर नजर आता है कि 2027 सबसे पहले अंदर ठीक करना पड़ेगा, फिर बाहर मुकाबला हो पाएगा। और अगर ये नहीं होता तो 2027 वास्तव में बहुत परेशानी भरा होने वाला है। सार यही है कि यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन ने पार्टी की वोटबाजी को एक्सपोज कर दिया है। जिसे मौका मिल रहा है वो अटैक कर रहा है, हार की नई थियरी दे रहा है। इस आपसी लड़ाई बनाम एकता की अग्नि परीक्षा है 2027 का यूपी असेंबली इलेक्शन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।